ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल दैट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि एज फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स आकर्षण बल कार्य करता है ना, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, बुध शुक्र के बीच कार्य जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन पृथ्वी अगर किसी पिंड अथवा वस्तु को अपनी तरफ खींचती है या फिर खींचने का प्रयास करती है तो उस वक्त जो बल उस पिंड पर अथवा वस्तु पर आरोपित होता है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किसको बोलेंगे? तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड के किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन अगर कोई पिंड को पृथ्वी उस पर अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिस बल से उसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है, आकर्षित करती है, उस आकर्षित बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा हो गया, ये हो गया आपका मून और ये हो गया आपका अर्थ। मून जो है चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो उस समय आपका ग्रेविटेशन फोर्स कार्य करेगा। अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है ना, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। लेकिन पृथ्वी अगर चंद्रमा को अपनी तरफ खींचता है तो इसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स बोलेंगे, अर्थात गुरुत्वीय बल। याद रखिए कि ब्रह्मांड के किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है कब? तो ब्रह्मांड के किसी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था और इसके बाद इसने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित निम्नलिखित दो नियम दिया। इसने अपने पहले नियम में हमें बतलाया, पहले नियम में, कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मान लें कि दो पिंड m1 तथा m2 है तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो है इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच का कुछ दूरी होगा तो उनके बीच के दूरी का वर्ग का समानुपाती होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल। जब आप जानते हो कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कोई भी नियतांक कांस्टेंट को हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट राशि यहाँ पर आकर के ऐड होता है और इसलिए यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। कैपिटल G को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं अर्थात गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जहां पर इसका डायमेंशन m इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। कैपिटल G का मान जो है होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जहां पर इसका डायमेंशन होता है अर्थात बीमीय सूत्र m इनवर्स L³ T इनवर्स 2। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो कैपिटल G का मान और इसका बीमीय सूत्र आपसे अवश्य ही पूछा जाता है कि कैपिटल G अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है और इसका डायमेंशन पूछा जाता है अर्थात बीमीय सूत्र क्या होता है तो m इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। ब्रह्मांड में सभी जगह कैपिटल G का मान एक ही होता है।
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कैपिटल जी का मान इतना होता है और सूर्य पर जाओगे या फिर चंद्रमा पर चले जाओगे तो कैपिटल जी का मान बदल जाएगा। नहीं, ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी चले जाओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी एन स्क्वायर ही होता है। इसके मान का खोज जो है कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैवेंडिश, याद रहेगा, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने कैपिटल जी के मान का खोज किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके कैपिटल जी का डायमेंशन, इसका विमेय सूत्र और इसकी मान। यह एक अदिश राशि है। याद रखिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसी भी पिंड के स्थान परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, उसके आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ना ही वो विद्युतीय त्वरण, चुंबकीय त्वरण या फिर चुंबकशीलता, पदार्थ घनत्व इत्यादि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में सभी जगह इसका मान एक ही होता है, इसका मान कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। याद रहेगा। आपको आगे लिए चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण की तरफ, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। दैट्स मीन्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण आखिर है क्या। जरा याद करिए 2 मिनट कि आपने कभी पत्थर से आम को तोड़ा है या फिर किसी पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला है। बचपन में ये कारनामा तो आप किए ही होंगे या फिर लगभग हर कोई करता है। 1 मिनट रिमाइंड करिए कि जब हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या फिर उछालते हैं तो पत्थर ऊपर जाना चाहिए था, जाहिर सी बात है, पर कुछ दूरी तय करने के बाद पूरा नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है। आम जो है, आम के पेड़ से लटका हुआ रहता है, जैसे ही उस पर पत्थर का झटका लगता है तो जोर का झटका जब लगता है उस पर आरोपित होता है तो आम ऊपर चला जाना चाहिए था, पर वो आम नीचे क्यों आ जाता है। ऐसा क्यों यार, आखिर क्या खास बात है। इसी को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गुरुत्वीय त्वरण अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है। तो जब कोई पिंड को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं परंतु कुछ दूरी तय करने के बाद पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वीय बल कहे या फिर चुंबकीय बल कहे, इसमें एक खास प्रॉपर्टी होता है, खास गुण होता है किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचना। किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, खींचने का कोशिश करती है और खींचती भी है। ठीक है, तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी तय करने के बाद वह पुनः नीचे की तरफ आने लगता है, और जब नीचे आता है तो उस पिंड को नीचे आने के क्रम में लगातार सदैव उसका वेग में परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होते रहता है, और वेग परिवर्तन के दौर को ही हम त्वरण कहते हैं। आप तो याद इतना तो आप जानते ही होंगे कि वेग परिवर्तन के दौर को हम त्वरण करते हैं, और चूंकि ये वेग में जो परिवर्तन है पिंड के पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। याद रहा। फिर समझिए कि जब किसी पिंड अथवा वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी तय करने के बाद पुनः वह नीचे की तरफ आने लगता है, और नीचे आने के क्रम में उस पिंड के वेग में लगातार परिवर्तन होता है, सदैव परिवर्तन होता है, और उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल जी से इंडिकेट करेंगे, जहां पर स्मॉल जी बराबर Gm/r² होता है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका एक सदिश राशि है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है। कैपिटल जी एक अदिश राशि है, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स सदिश राशि है। स्मॉल जी एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कोई भी हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, रेखीय त्वरण हो या फिर कोणीय गुरुत्वीय त्वरण हो या फिर रेखीय त्वरण हो, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसका डायमेंशन होता है L/T⁻²। वही जो त्वरण का होता है पृथ्वी की सतह पर इसका मान 9.8 या फिर 10 मीटर स्क्वायर लेकर के चला जाता है व्यवहार में।
इसका जो मान होता है लगभग 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि इसका जो डायमेंशन है होता है आपका L/T−2। याद रहेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मतलब क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो L/T−2 होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रहेगा। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर कर देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी की सतह से आप नीचे जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। ध्रुव पर पृथ्वी के जो ध्रुव है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वीय त्वरण कोई कांस्टेंट राशि नहीं है। ठीक है, ये स्थिरांक नहीं है, नहीं ये नियतांक है, और यही कारण है कि इसका मान सदैव बदलते रहता है। वैसे ही जैसे हमारे यहाँ गाना है कि क्षण क्षण बदले तोहरो मिजाज रजब। ठीक है, देखिए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, जैसा देश वैसा भेष, ये काम करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, याद रखिए, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा किसको बोलेंगे, तो जहां पर सूर्य का किरण एकदम सीधा पड़ता है ना, उसको हम लोग भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। और बात अगर करें भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले लोगों का जो कलर होता है सदैव ब्लैक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का किरण जो है एकदम अभिलंबवत पड़ता है। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछे कि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो न्यूनतम होता है, मिनिमम। ठीक है, सबसे मिनिमम होता है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर ही। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के केंद्र पर, अर्थात सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहां से क्लियर हुआ आपका कि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिनिमम होता है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये रहा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये रहा कि पृथ्वी के ध्रुव पर, अर्थात पोल पर, नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, ऊपर हो या फिर डाउन हो, नीचे हो, ठीक है, तो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत अधिक होता है, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाउंड बाय पोल। अंडरस्टैंड। तो पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, जबकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं, तो इसका सतह से जैसे ही ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। याद रहेगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा कब, जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे या फिर नीचे आओगे। ठीक है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के, यदि पृथ्वी अपनी सामान्य कोणीय चाल से, जैसे पृथ्वी अपनी गति मान लीजिए कर रही है 20 मीटर प्रति सेकंड एज फॉर एग्जाम्पल, परंतु 17 गुना अधिक कोणीय चाल से गति करने लगे, जैसे में 340 अचानक बढ़ जाए उसका मीटर प्रति सेकंड कोणीय चाल, रेडियन प्रति मीटर सेकंड, तो होगा क्या, तो उस समय पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये 3 पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित। तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट जिसमें से हो गया आपका कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 रहेगा। दूसरा पॉइंट हुआ आपका भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान मिनिमम होगा, अर्थात कम होगा, सबसे कम। तीसरा पॉइंट हुआ आपका कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा कहां पर, पोल पर, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। अगला पॉइंट हो गया आपका कि पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाते हैं अथवा नीचे आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है हमेशा घटता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब आप एरोप्लेन से कहीं यात्रा करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पर आपका सबसे पहले बीपी मापा जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, कहीं इसका ब्लड प्रेशर कम बेसी तो नहीं है। और एरोप्लेन में यात्रा करने के दौरान आपको लीड वाला जो स्याही वाला पेन होता है
को अलाउ नहीं होता है वहां पर ले जाने के लिए, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर का मान जो है अचानक क्या होता है घट जाता है और वो बाहर फेंक देगा, ड्रेस खराब हो जाएगा। या फिर आप पहाड़ पर आप चढ़ते हो तो वहां पर भी आपका ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी को मापा जाता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, और ये अगर घटेगा या फिर बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को हानि होगा, आपकी जान भी जा सकती है। और यही कारण है कि आपको स्थिरता बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ये हो रहा है आपका गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में पलायन वेग है अर्थात एस्केप वेलोसिटी। देखिए पलायन वेग किसको बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका एग्जाम में, अर्थात पलायन वेग क्या है। देखिए अगर आपको याद रहे तो जब हम आपको बतला दें कि जब हम ढेला ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ दूरी तय करने के बाद पत्थर ईंट कंकड़ नीचे आकर गिर जाता है, लेकिन जब रॉकेट को छोड़ा जाता है पृथ्वी की सतह से तो वो नीचे क्यों नहीं आती? जाहिर सी बात है, गौर करने लग वही आपको बतला दे रहे हैं। पलायन वेग आखिर है क्या? पलायन मतलब होता है छोड़ करके बाहर निकल जाना, भाग जाना। जैसे गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ कोयल दिन भर, जैसे आप छत पर सोए रहोगे या फिर बिस्तर पर सोए रहोगे तो कोयल का आवाज आपके कानों में गूंजता है, परंतु जैसे ही गर्मी का दिन खत्म होता है हमारे यहाँ से कोयल कहाँ चली जाती है? उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत से पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, इस तरह से वो यात्रा करती रहती है, क्योंकि गर्मी का मौसम ही उसे अपने बॉडी को अनुकूल बनाए रखता है। गर्मी का मौसम ही उसे पसंद रहता है, न कि ठंडा अथवा बरसात का। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाए तो वह पुनः लौट करके पृथ्वी की सतह पर नहीं आए बल्कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए, उसे ही हम पलायन वेग कहेंगे। फिर से यार आपको बता दें पलायन वेग आखिर है क्या, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाए तो वह पुनः लौट करके पृथ्वी की सतह पर आए ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाए, और इसे ही हम कहते हैं पलायन वेग। तो कौन से पिंड पृथ्वी की सतह पर पुनः लौट करके नहीं आएगा, पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाएगा? देखिए तो यदि किसी पिंड का पलायन वेग का मान प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो तो वह पुनः पृथ्वी की सतह पर लौट करके नहीं आएगा। चूंकि पृथ्वी का पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी के मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जबकि चंद्रमा का होता है पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि सूर्य का होता है पलायन वेग का मान 43 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहीं कहीं पर यह 42 दे रहता है, कहीं कहीं पर आपका 44 भी दिया रहता है, परंतु इसको हम लोग 43 किलोमीटर इसको यूज में हम लेकर चलते हैं। तो आप जानिए कि आखिर पलायन वेग है क्या। ठीक है, देखिए तो पलायन वेग किसको बोलेंगे अर्थात एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाए तो वह पुनः लौट करके पृथ्वी की सतह पर न आए बल्कि पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाए, पलायन कर जाए, मतलब पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके भाग जाए, और उसे ही हम बोलेंगे पलायन वेग। ठीक है, तो पलायन वेग, पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई पिंड को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंक दे तो वह पूरा पृथ्वी की कक्षा में लौट करके नहीं आएगा। यह कहने का मतलब कि एक सेकंड में उस पिंड का वेग 11.2 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो वह पिंड पुनः लौट करके पृथ्वी की कक्षा में आएगा ही नहीं, और इसे ही हम पृथ्वी का पलायन वेग है। ठीक है, चंद्रमा कहा जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? तो चंद्रमा का पलायन वेग का मान बहुत कम होता है, क्योंकि वहां का पलायन वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और यही कारण है कि जैसे सूर्य की किरणें वहां पर पड़ती है
तो सूर्य की किरणें वहां से विकृत हो जाती है, विकर्णन होने लगता है। और विकर्णन होने के दौरान ही, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन होने के दौरान ही, रिफ्लेक्शन होने के बाद ही होता क्या है कि सूर्य की किरणें जो है ना, चंद्रमा के पलायन वेग को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत ही कम होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, और 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य की किरणें आसानी से पार कर लेती है। और यही कारण है कि वहां पर ठहरती ही नहीं है, तो फिर वहां पर वायुमंडल कैसे रहेगा। ठीक है, सूर्य की अगर बात करें पलायन वेग का मान, तो सूर्य के पलायन वेग का मान बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक लगभग 43 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आज के बाद जरा याद रखिएगा कि रॉकेट को जब हम नीचे से छोड़ते हैं तो वह लौट करके पृथ्वी की सतह पर नहीं आता है, क्योंकि उसकी प्रति सेकंड उसका जो वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और यही कारण है कि रॉकेट जो है पृथ्वी की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, भाग जाता है, और इसे ही हम पलायन वेग कहते हैं। कोई भी पिंड उसको नीचे से फेंको पर वो पृथ्वी की सतह पर पुनः लौट करके आए नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पलायन वेग। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान बराबर पूछता है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा का पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य का पलायन वेग का मान कितना होता है, 43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। याद रहेगा। पलायन वेग को हम न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इसका यूज करते हैं VE बराबर √2 V0, √2 मल्टीप्लाई V0। इसका कहने का मतलब V0 कहने का मतलब है कि VE का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, अर्थात पलायन वेग जो होता है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी पिंड के वेग का √2 गुना होता है। ठीक है, यही कहीं कहीं पर लिखा रहता है एस्केप वेलोसिटी VE बराबर 1.414, चूंकि √2 का मान होता है 1.414 और V0। ठीक है, तो इसको भी लिखता है, क्योंकि ये वेग है और वेग का ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो इस आज के टॉपिक में हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण का मान कब घटता है कब बढ़ता है, और पलायन वेग, इससे रिलेटेड आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने आपके डाउट को क्लियर कर चुके हैं लगभग। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। एक टॉपिक छूट रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड कि न्यूमेरिकल है लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।